सेकंड है बेटा आपका रचना के आधार पर यौगिक। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाला नया शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। देखिए यहाँ पर है योग, योग मीन्स जोड़, प्लस ये क्या है, दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलकर, योग मीन्स होता है जुड़ना, प्लस होना, तो ये क्या है, आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे कहा जाता है यौगिक शब्द। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय में दो कौन कौन से शब्द हैं, पुस्तक प्लस आलय, अर्थात पुस्तकों का घर, हिम प्लस आलय, हिमालय अर्थात हिम का घर, बर्फ का घर, ये सब क्या आएगा आपका यौगिक शब्द आएंगे। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट है आपका योग रूढ़। आपको पता होना चाहिए योग का मतलब, प्लस रूढ़ का मीन्स जो पुरातन समय से चलते आ रहे हैं वो शब्द जिन पे कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन उनका अर्थ रूढ़ होता है, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। मैंने बोला था ना, योग है तो प्लस जरूर होगा, शब्दों के दो या दो से अधिक प्लस शब्द प्लस होंगे, जुड़ेंगे, वो मिलकर एक नया शब्द बनाएंगे, लेकिन उनका अर्थ जो उनकी मीनिंग आएगी वो क्या होगी, रूढ़। रूढ़ अर्थात प्राचीन समय से जो चलते आ रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे लंकापति। हम कभी भी लंका कहें तो लंकापति किसे कहा जाता है, हमारे माइंड में तुरंत आ जाता है कि लंकापति कौन था, रावण। जबकि हमें ये पता है कि रावण की मृत्यु के बाद कौन बना लंका का राजा, विभीषण, लेकिन हमारे दिमाग में ये नहीं आता। हमें प्राचीन समय से हम यही सुनते आ रहे हैं कि क्या लंकापति कौन था, सिर्फ रावण था, विभीषण नहीं था। लंकापति कौन था, रावण था। और ठीक वैसे ही जलज, जलज मीन्स होता है पानी में उत्पन्न होने वाला, पानी में जैसे ही जलज कहते हैं तो हमें तुरंत ध्यान आता है कौन, कमल। तो इसका मतलब क्या है, जो योग रूढ़, मिलते तो दो शब्द हैं लेकिन अर्थ किसका होता है, एक। जो अर्थ क्या निकलता है, रूढ़ निकलता है, उसे कहा जाता है योग रूढ़। ठीक हो गया। अब है ये हमारे तीन को तीन क्या हो गए, रचना के आधार पर, एक रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। ठीक हो गया। अब है सेकंड पार्ट इसका, उत्पत्ति के आधार पर। अब है पहला हमने रचना के आधार पर पढ़ा था, अब हमारा दूसरा भाग है शब्द का, दूसरा प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं बेटा, यहाँ पे 4 प्रकार हैं। पहला है आपका तत्सम, शायद आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा तत्सम शब्द। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। हम सभी को पता है कि हिंदी का जन्म किससे हुआ है, संस्कृत से। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा में वैसे ही प्रयुक्त किए जाते हैं, जो शब्द क्या है संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हिंदी भाषा में भी वैसे ही प्रयुक्त मतलब प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन शब्दों को कहा जाता है तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं, तत्सम। जैसे नभ, माता, पिता, सूर्य, चंद्र, ये सब क्या है आपके तत्सम शब्द हैं। इससे आगे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा। तत्सम शब्दों के बाद आपका आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो संस्कृत भाषा, कौन से थे संस्कृत भाषा के शब्द, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द भी कहते हैं। ठीक है, जो उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, मतलब संस्कृत भाषा से उत्पन्न होकर उन्हें अपना नाम बदल दिया है या उनका एक विकार आ गया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारा नाम क्या है, कमल होता है, तो हम क्या कहते हैं, कम्मू कह देते हैं उसे, तो क्या है, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम क्या है, उसका असली नाम क्या है, कमल है, लेकिन हम उसे प्यार से क्या बोल देते हैं, कम्मू। तो ठीक उसी प्रकार से क्या है, तद्भव और तत्सम है। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव क्या है, उन्हीं से संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्दों को क्या कहा जाता है, तद्भव शब्द। जैसे ग्रह से घर, ग्रह जिन्हें हम घर कहते हैं उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, ग्रह। ग्राम से गांव, घृत से घी। ठीक है बेटा, मतलब क्या, जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द, मतलब संस्कृत भाषा से जिनकी उत्पत्ति हुई है, उन शब्दों को क्या कहा जाता है, तद्भव शब्द। ठीक हो गया। अगला इसका भाग है थर्ड वाला, देशज। देशज का मतलब होता है स्थानीय
जो एक देश में कहें या एक क्षेत्र में बोले जाते हैं, जो स्थानीय भाषा या बोली के शब्द हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो हमारी बोली, भाषा और बोली में मैंने अंतर आपको पहले बता दिया था फर्स्ट चैप्टर में। तो उसी जो स्थानीय भाषा में बोलने वाले शब्दों को क्या है, उन्होंने अपना स्थान बना लिया है। कहाँ? हिंदी भाषा में बनाकर वहां सम्मिलित हो चुके हैं। जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें देशज शब्दों के काफी शब्दों को प्रयोग किया जाता है। देखिए वो कौन कौन से हैं, जैसे लड़का, पेड़, लोटा आदि। अब हमें ये पता भी नहीं चलता है कि ये देशज शब्द हैं या हिंदी के शब्द हैं। ये हमें ऐसे लगते हैं कि ये हमारे हिंदी भाषा के ही शब्द हैं, जबकि ये कौन से शब्द के हैं, देशज, जो एक स्थानीय भाषा में एक स्थानीय क्षेत्र में बोले जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका विदेशी शब्द। ठीक, देश के बाहर से आए हुए शब्द जो हमारी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अब जैसे स्थानीय भाषा वाले शब्द आए थे, ठीक वैसे विदेशी शब्द आए हैं। विदेश का मतलब तो सबको पता है, जो फॉरेन कंट्रीज होती है, जो बाहर के देशों से आए वे शब्द आकर हमारे हिंदी भाषा में वो सम्मिलित हो चुके हैं, मिल गए हैं उनके। वो बिल्कुल हमारे ऐसा लगता ही नहीं कि वो क्या है, अलग है। उनमें से क्या है, अंग्रेज। हमें अंग्रेज शब्द जबकि हमारा नहीं है, ये बाहर का है, तो क्या है, विदेशी शब्द है। तीर, स्कूल, पेन, सब इंस्पेक्टर, कलेक्टर, प्रिंसिपल, ये चीजें क्या है, विदेशी शब्द हैं और ये हिंदी भाषा में आराम से घुल मिल गए हैं, शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे विदेशी शब्द। ठीक हो गया। अगला है प्रकार। ये हमारे हो गया। थर्ड है आपका अर्थ के आधार पर। अब हमारे ये क्या है, अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। उनमें से पहला है सार्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनके क्या है, कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, वो क्या कहलाते हैं, हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, घर, पक्षी आदि, ये सब क्या है, हमारे सार्थक शब्द हैं। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, अगला अभी हमने पढ़ा था अभी क्या, सार्थक शब्द। अब है उसी के आगे निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई भी अर्थ ना हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका कोई भी अर्थ ना हो उन्हें क्या कहा जाता है, निरर्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे क्या है, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ हो उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक शब्द। जिनका कोई भी अर्थ ना हो उन्हें क्या कहा जाता है, निरर्थक शब्द। जैसे बोटी, पक्षी, वर आदि। आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या कहें, हम लोग ही, मम्मी रोटी वोटी दे मुझे। हम कहते हैं ना, मम्मी रोटी वोटी दे मुझे। अब रोटी तो हमें पता है कि एक चीज होती है रोटी, लेकिन बोटी क्या होती है, उसका कोई अर्थ है नहीं, लेकिन हम क्या कर देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं। पक्षी जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, सॉरी जा रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं, तो क्या है, पक्षी तो हमें पता है कि चिड़िया है, कौवा है, तोता है, मैना है, कुछ भी, लेकिन पक्षी क्या होता है भाई, हमें नहीं पता है। घर तो घर है, वर क्या है, ये क्या, ऐसे जो शब्द जो साथ में लगाए जाते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है, निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक हो गया। ये किसकी दृष्टि से थे, अर्थ की दृष्टि से। ठीक है। अब है चौथा वाला हमारा शब्द विचार में प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं शब्दों के प्रकार, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। इसके भी कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। पहला है आपका विकारी शब्द। वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, पुरुष और कारक के प्रयोग के अनुरूप बदलता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ पर वे शब्द तो हैं, लेकिन कौन से शब्द, जिनका रूप हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, पुरुष और कारक, ये सब किसके आधार पर बदल रहे हैं, प्रयोग के आधार पर उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लड़का, लड़की, खाता, खाती, जाता, जाते आदि। अरे ये क्या है, आपके तो समझ में नहीं आया। देखिए कैसे, जैसे क्या है, लड़का क्या है, ये लिंग के आधार पर, लड़का लड़की अलग हो गए ना, ये लिंग के आधार पर होगी लड़का लड़की। तो क्या है, जैसे वह लड़का घर जाता है, प्रयोग के आधार पर,
जाता है हुआ ना, वाक्य हमने बनाया तो लड़का है तो वो जाता है। अगर हम लड़की के लिए भी ये कहेंगे कि वह लड़की घर जाता है, नहीं ना, तो वो वाक्य क्या हो जाएगा, पूरा गलत। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, वह लड़की घर जाती है। वाक्य चेंज हो जा रहा है। देखिए, लड़की है तो जाती है, लड़का है तो जाता है, लड़का है तो खाता है, लड़की है तो खाती है। अब यहाँ पर एक आदमी घर जाता है, एक वह घर जाता है, एक है तो जाता है, वे घर जाते हैं, बहुत सारे जा रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, वहां पे जाते हैं। अर्थात बदल रहा है, हर किसी का रूप बदल रहा है, तो वो जब रूप बदलता है तो उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक हो गया। अगला है आपका इसी के विपरीत अविकारी शब्द। वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, पुरुष और कारक प्रयोग के अनुरूप नहीं बदलता है, वो वैसे की वैसे ही रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उनपे ना लिंग का प्रभाव पड़ता है, ना वचन का प्रभाव पड़ता है, ना पुरुष का प्रभाव, ना रूप का, ना कारक का, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे कुछ भी हो, वो शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। जैसे आजकल, इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये शब्द ऐसे रहते हैं। देखिए वाक्य बना के देखते हैं। वह लड़की आज स्कूल जाती है, वह लड़की आज स्कूल जाती है, आज आया। वह लड़का आज स्कूल जाता है, हर चीज बदला, लेकिन जो आज है वो नहीं बदला। लड़की में भी वो आज ही रहा, लड़के में भी आज ही रहा। कल मैं बाजार जाऊंगा, लड़का है तो जाऊंगा, कल मैं बाजार जाऊंगी, लड़की के अनुरूप बदला, लेकिन कल वैसा का वैसे ही रहा। तुम यहाँ आओ, एक बच्चे को मैंने कहा तुम इधर आओ, तुम सारे इधर आओ। वचन के आधार पर एक वचन से बहुवचन हुए, लेकिन जो इधर है वो वैसे का वैसे ही रहा। ऐसी उधर जाओ, उधर जाइए, मतलब क्या है, सब चीज बदला, लेकिन क्या है, कुछ शब्द ऐसे रहते हैं पूरे वाक्य में इधर से उधर नहीं होता, उनमें ना लिंग का प्रभाव पड़ता, ना वचन का, ना पुरुष का, किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो कौन से शब्द होते हैं आपके, अविकारी शब्द। ठीक हो गया बेटा, आई बात समझ में। ये सारा चैप्टर हमारा थोड़ा सा लेंथी था, ये सारा चैप्टर हमारा शब्द विचार के अंदर आता है। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और इससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ओके, बाय बेटा।